मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो आइकन है उसका उसे ज़रूर दबा दिया करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। मेरी कोशिश है कि मैं जनोपयोगी विषयों पर अपनी बात आप तक रखूं और उसका मकसद ये है कि आपके स्तर पर उसमें इन्फॉर्म डिस्कोर्स शुरू हो। कोई आवश्यक नहीं कि मेरी बात से आप सहमत हों, आप असहमत भी होंगे, लेकिन बहस हो, चीज़ों को समझने की कोशिश हो। यही हमारी कोशिश अपने वीडियोज़ के माध्यम से होती है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 370 पे जो 11 दिसंबर 2023 को जजमेंट आया, फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा के पहले मैं भर्तृहरि नीति शतक से एक श्लोक आपको बताना चाहूँगा, उसके आधार पर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। दरअसल भारतीय मनीषा में बहुत महत्व दिया गया है न्याय को, और स्वाभाविक सी बात है कि हर मनुष्य से अपेक्षा की गई है कि न्याय के रास्ते पर चलेगा। इसलिए जो न्याय करता है, जो न्यायाधीश हैं, उनसे तो हमारी अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है। भर्तृहरि नीति शतक में एक श्लोक है जिसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। संस्कृत में मैं हिंदी अनुवाद भी करूँगा। श्लोक इस प्रकार से है: निंदन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशति गच्छति वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मतलब यह है कि चाहे नीति के जानकार, अर्थनीति, कूटनीति, राजनीति, धर्म नीति, विभिन्न नीतियाँ होती हैं, उन नीतियों के जानकार चाहे किसी की आलोचना करें या उसकी स्तुति करें, लक्ष्मी आए अर्थात धन मिले या नहीं मिले, आज ही मौत हो जाए या बाद में हो, किंतु जो धीर मनुष्य है, जो धैर्यवान मनुष्य है, वो न्याय के पथ से विचलित नहीं होता। तो जब आम मनुष्य के लिए इतनी बड़ी बात कही गई है तो न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वो जो भी करेंगे वे न्याय करेंगे, यानी सत्य का साथ देंगे, असत्य का साथ नहीं देंगे। न्याय का मतलब मोटे तौर पर यही बात हमारे आपकी समझ में आती है। जब से भारत का संविधान लागू हुआ तब से स्वाभाविक सी बात है कि जो भी न्यायालयों को काम करना है या जो भी लेजिस्लेचर को काम करना है या एग्जीक्यूटिव को काम करना है, उसी संविधान के प्रावधानों के दायरे में रख के काम करना है, क्योंकि वही सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। इसलिए न्याय वहीं से निकलता है, जो संविधान कहता है उसी से न्याय निकलता है। और संविधान के गारंटर और प्रोटेक्टर के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। चूँकि अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो सारे कोर्ट्स पर लागू होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कल पार्टियों के बीच में, पक्ष विपक्ष के बीच में उनके हकों इत्यादि की बात नहीं करता। वह जो है सो हमारे मूलभूत अधिकारों का भी रक्षक है, और इस प्रकार से वो जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है या दूसरी अथॉरिटी जो स्टेट के रूप में परिभाषित की गई है हमारे संविधान में, उनको डायरेक्शंस देता है अगर उनके द्वारा हमारे मूलभूत अधिकारों का गलत तरीके से उल्लंघन किया गया। गलत तरीके से मैंने कहा, संविधान में प्रावधान है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, इससे बाहर जाकर के कुछ करते हैं तो वो उनको भी रोक सकता है। दूसरे शब्दों में हमारा संविधान तो सर्वोच्च है ही, और सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर और गारंटर है उस संविधान का, यानी वह उसका जो स्टैंड है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो अवस्थिति है, वह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उन सभी से ऊपर बनाई गई है। जुडिशियल रिव्यू के तहत विभिन्न कानूनों की इस बात में समीक्षा कर सकता है कि क्या वे कानून संविधान के अनुसार बने हैं। हालांकि आपको स्मरण होगा बहुत पहले एक संवैधानिक प्राधिकार ने ये बात कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं होना चाहिए कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का वो खारिज कर दे और कहे कि संविधान के विपरीत है। उनका कहना था संसद सर्वोच्च है, लेकिन जो संविधान कहता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को संसद के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा पारित कानूनों को भी समीक्षा करने का, न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्रदत्त है। इन्हीं अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पे 11 दिसंबर को फैसला किया, और वो जो भी फैसला किया कानून बन गया। पूरे सम्मान के साथ सभी लोगों को उस कानून को मानना ही है, उसमें कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन इस बीच यह हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर्ड जजेस ने, जो बड़े मशहूर जजेस रहे हैं, जस्टिस लोकुर, मदन लोकुर और जस्टिस आरिफ नरीमन,
उन्होंने इस फैसले को लेकर कुछ बातें कही हैं। हालांकि आमतौर से जब कोई फैसला होता है कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों नहीं हो, तो जो पक्ष हार जाता है ना, जिस पक्ष के अनुसार फैसला नहीं आता, वह दुखी रहता है, वो आलोचना करता रहता है, लेकिन वो खुलेआम आलोचना नहीं करने से बचता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी काम की आलोचना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत माना जाता है। लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत फेयर कमेंट अलाउड है। अब फेयर कमेंट किया जा सकता है, यानी मेलाफाइडी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जजेस की फ्रेटर्निटी से ही इस तरह कोई आवाज़ उठती हो, और वह आवाज़ ऐसे जजेस से निकली है जो बड़े ही कहा जा सकता है कि जिनकी प्रतिष्ठा रही है। जस्टिस लोकुर उन 4 जजेज में शामिल हैं जिन्होंने 2014 के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और न्यायपालिका की स्वायत्तता पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसकी तरफ देश का ध्यान आकृष्ट किया था। और जस्टिस नरीमन वे बहुत बड़े न्यायिक माने जाते हैं, सीधे उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, इतने बड़े न्यायिक माने जाते हैं। तो जब उन्होंने कुछ बातें कही हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारे देश का मीडिया का बड़ा हिस्सा है, इसको कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसने इस पर चर्चा ही नहीं की। उसने माना कि इन लोगों की बात का कोई मतलब नहीं है, जबकि उन्होंने जो बातें उठाई हैं वो संविधान के अनुसार उठाई हैं। और मैं समझता हूँ उससे हमारे आप जैसे लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि उन्होंने क्या उठाई हैं। जस्टिस लोकुर ने शुरुआत किया है कि सबसे पहले 20 जून 2018 को JNK के संविधान के अनुसार उसका अनुच्छेद 92 है था, मतलब अब तो संविधान वहाँ नहीं लागू होता, JNK का अलग संविधान पहले था, तो उसके अनुच्छेद 92 के तहत वहाँ पर गवर्नर का शासन स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि जो शासन स्थापित हुआ, सुप्रीम कोर्ट को इस पर देखना चाहिए था कि क्या परिस्थितियाँ थीं, क्योंकि मूलतः गवर्नर साहब ने मौका ही नहीं दिया पॉलिटिकल पार्टीज को पुनः सरकार बनाने की कोशिश में, क्योंकि कोलिशन फेल कर हो गया था। कोलिशन जो था PDP और BJP का, उसमें BJP के 25 MLAs ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन कांग्रेस थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस थी, इनको मौका देना चाहिए था ताकि वो कोशिश करते सरकार बनाने के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 92 के तहत 6 महीने तक ही गवर्नर का शासन रह सकता था। फिर इसी बीच 21 नवंबर 2018 को विधानसभा को गवर्नर ने भंग कर दिया और कोई मौका नहीं दिया, जैसा कि विभिन्न पार्टियां, उनको मौका मिलना चाहिए, जो हमारी परंपरा है, सरकार बना सकती है, नहीं बना सकती, ऐसी परिस्थिति ऐसा ही नहीं आई। और फिर विधानसभा भंग हो जाने के बाद भारत के संविधान 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया वो जो गवर्नर शासन का जो 6 महीने पूरा हुआ, तो 20 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब उनका कहना था कि इस प्रकार से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पिटिशनर से जरूर बातें कही होंगी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि अगर ध्यान दिया जाता तो ज्ञात होता कि वो परिस्थिति ही शायद उचित नहीं थी जिसके तहत गवर्नर का शासन लगा या राष्ट्रपति का शासन लगा, और तब असेंबली बहाल होती और चुनाव होते, क्योंकि असेंबली उस समय तक अपने अस्तित्व में थी। उनका आगे ये तर्क है कि जब आपने 370 हटाने का फैसला किया, यानी जब संसद ने फैसला किया, तो उस समय माना गया, और राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन के बाद हुआ फैसला, तो माना गया कि चूंकि अब असेंबली डिसॉल्व है, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चा 370 क्लॉज 3 में की गई है और जिसकी रिकमेंडेशन जरूरी है प्रक्रिया के अनुसार 370 को हटाने के लिए, ये मान लिया गया कि गवर्नर साहब के पास असेंबली की शक्ति आ गई और प्रकारांतर से राष्ट्रपति महोदय के साथ वो शक्ति आ गई, और राष्ट्रपति महोदय ने उस शक्ति के अनुसार रिकमेंड भी कर दिया। हालांकि वो रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं माना जाता, वो कंसल्टेटिव प्रोसेस ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है, क्योंकि संविधान में भी मैंडेटरी वर्ड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो जस्टिस लोकुर का कहना था कि इन्होंने खुद को एज्यूम कर लिया, तो इस चीज़ को देखना चाहिए था। अगर माना जाता कि साहब ये राष्ट्रपति शासन लगाना ही गलत था, असेंबली को डिसॉल्व करना ही गलत था, और गवर्नर का शासन लगाना ही गलत था, तो इसी दशा में उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब अपने आप ही असंवैधानिक हो जाता, जो ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आगे यह भी कहा है
कि जो सॉलिसिटर जनरल ने यह वचन दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम जो है सो राज्य का दर्जा प्रदान करेंगे, और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और 1 साल बाद चुनाव यानी सितंबर 2024 तक चुनाव होने की उन्होंने अपने जजमेंट में दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि वहाँ तो डेमोक्रेसी थी नहीं, ये तो डेमोक्रेसी में बड़ा खतरा है, और डेमोक्रेसी नहीं थी, डेमोक्रेटिक रूप से चुनी सरकार वहाँ काम नहीं कर रही है, वहाँ गवर्नर साहब भी काम कर रहे हैं, उनके अधिकारी काम कर रहे हैं, और सॉलिसिटर जनरल को तो अधिकार है ही नहीं। उन जो भी वचन उन्होंने दिया उस वचन से जो आने वाली सरकार है वो बाध्य नहीं है, और न लेजिस्लेचर बाध्य है। उन्होंने क्या कहा कि स्टेटहुड देना तो लेजिस्लेचर का काम है, अपनी स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया, यूटी से या फिर स्टेट बनाइएगा बिना लिए हुए असेंबली की सहमति या असेंबली का रिकमेंडेशन, क्योंकि असेंबली तो है ही नहीं, और आप ही असेंबली की भी शक्ति आपके अंतर्गत है कि व्यक्ति के अंतर्गत। तो उनका कहना है कि पूरा जो रीजनिंग दिया गया है अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये रीजनिंग उनके लिए वरीइंग है, चिंताजनक है। नरीमान साहब बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, उन्होंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया। वो बोले कि यह मेरे लिए डिस्टर्बिंग है, डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। क्यों है? उन्होंने 2-3 कारण दिए। क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में जो लेक्चर उन्होंने दिया था, किसी जगह वो लेक्चर दे रहे थे, और ये जो लोकुर साहब ने तो बाकायदा द वायर को इंटरव्यू दिया है, और दोनों इंटरव्यू और नरीमन साहब का जो भाषण है वो सब यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि संघवाद के विरुद्ध हुआ है। उनका कहना है कि हालांकि संविधान में हम जो संघवाद है वो पूरी तरह से संघवाद नहीं है, क्योंकि कई मामलों में यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बावजूद, क्योंकि इन लिस्ट में दिया हुआ है कहाँ पे संसद कानून बना सकती है, कहाँ स्टेट कानून बना सकता है, और कहाँ पर दोनों बना सकते हैं। इस डिलिनेशन के बावजूद, इस विभाजन के बावजूद संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं पर संसद सीधे किसी राज्य में कानून बना सकती है, वो लागू होगा। हालांकि जो कंकरेंट लिस्ट जो दिया हुआ है, वो जो भी कानून बनेंगे वह कानून सब में लागू होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि अनुच्छेद 370 के बावजूद देश का संविधान J&K पर भी पूरी तरह से लागू है। तो नरीमान साहब का कहना है कि वैसी दशा में फिर 370 हटाने की आवश्यकता क्या थी? 370 हटा करके आपने संघवाद को खतरे में डाला, क्योंकि अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आपने स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसकी आवश्यकता क्या थी, इसको भी समझना चाहिए। जब सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास मौजूद आपने कर दी 356 के तहत, और गवर्नर साहब उसको शासन चला रहे हैं, तो फिर उसको यूटी बनाने की आवश्यकता क्या थी? ये बात सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था संघवाद के आईने से। भले संघवाद पूरी तरह से नहीं है, कोसाई फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है, लेकिन देखना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं देखा। उनका ये भी कहना है कि भविष्य में क्या होगा? भविष्य में ये होगा कि जिस राज्य सरकार से केंद्र सरकार खफा होगी, नाराज होगी, क्योंकि विभिन्न पार्टियों की सरकारें केंद्र और राज्य में काम करती हैं, वह अचानक उससे उस राष्ट्रपति शासन लगा देगी, कहेगी कि साहब भंग हो गया, संविधान के अनुसार वहाँ पे राज्य नहीं चल सकता, इसलिए उसको राष्ट्रपति शासन लगा देगी, और राष्ट्रपति शासन लगा करके और फिर उसको यूटी में बदल देगी। कह रहे हैं कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपने फैसले में कि हम इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं करना चाहते कि राज्य को यूटी का दर्जा जो दिया गया वो सही था गलत था, लेकिन एक तरीके से उन्होंने उस फैसले पर मुहर लगा दी, कर तो दिया फैसला, और भविष्य में कठिनाइयाँ होंगी। जो कठिनाइयाँ होंगी तो फिर नए सिरे से होगा, और J&K का फैसला नज़ीर बन गया है, क्योंकि अनुच्छेद 147 के तहत ये फैसला पूरे देश में लागू है, इसलिए ये समस्याएं भविष्य में पैदा हो सकती हैं। दोनों जजेस ने एक और बात कही थी, जो सॉलिसिटर जनरल की बात जो लोकुर साहब कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं नरीमान साहब। कहते हैं कि उनकी बात मान ली आपने, इतने वर्षों से यानी 2018 के बाद से आपने वहाँ पर इलेक्शन नहीं कराए, तो एक तो डेमोक्रेटिक ढंग से गवर्नमेंट फंक्शन नहीं करती रही, और फिर अब आप कह रहे हैं कि जो सॉलिसिटर जनरल ने वचन दिया है उस वचन में विश्वास करके फिर 1 साल आपने बढ़ा दिया। और नरीमान साहब ने यहाँ पर एक बहुत और महत्वपूर्ण बात कह दी। उन्होंने कहा कि 356 के अनुच्छेद 356 के क्लॉज 5 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का शासन
अधिकतम 1 साल तक ही रह सकता है और उससे 2 ही परिस्थितियों में उसको बढ़ाया जा सकता अपवाद है। पहला अपवाद ये है कि तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो, और दूसरा अपवाद ये है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि हम इस बीच में चुनाव नहीं करा सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप हम करा देंगे 1 साल के अंदर स्टेटहुड दे करके चुनाव। तो आपने सितंबर 2024 की तारीख भी तय कर दी, क्योंकि आपने एक तो 4 साल से सुनवाई नहीं की। 2019 के 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने की बात आई और आपने इस पर सुनवाई नहीं की। सुनवाई में इतना देर लगा दिया तो मोटे तौर पर 4 साल तो उसी में गुजर गया, और फिर अब 1 साल बाद चुनाव होंगे। तो संविधान की कौन सी व्याख्या है? इसलिए वो कहते हैं कि यह डिस्टर्बिंग है। मित्रों, मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसकी आलोचना की जाए, लेकिन ये 2 जजेस ने जो बिंदु उठाए हैं और संविधान के आईने में उठाए हैं, निश्चित तौर से इस पर बहस हो रही होगी, देश में बहस हो रही है। हम आप जो आम लोग हैं, हम इसलिए उस बहस का पता नहीं है कि हम और आप जो अपने घर में चैनल देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं, उसमें तो इनका उल्लेख ही नहीं है। तो उल्लेख नहीं होने से हमारे आपको कुछ जानकारी नहीं है, और हमें से बहुत सारे लोग संविधान की बारीकियों को समझते ही नहीं है। वैसी दशा में मुझे लगा कि मैं इन 2 महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पूर्व जजेस की बात आप तक ले जाऊं, ताकि आप समझेंगे। पटना में एक हमारे जूरिस्ट फ्रेंड हैं जो हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे सबसे पहले जस्टिस लोकुर ने जो कुछ भी वायर को इंटरव्यू में कहा है, जो यूट्यूब पर आया हुआ है, उसे मेरे पास भेजा और मैंने कल ही जो है सो उसको देखा। तो मैंने जज साहब से पूछा, पूर्व जज जो भी हैं, मैंने पूछा कि अब तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही देश के लिए कानून है, इस कानून को मानने न मानने का तो कोई विकल्प है ही नहीं, मानना ही है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा? उन्होंने कहा कि जेडीएम जबलपुर का फैसला हुआ था, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन को जस्टिफाई किया था कोर्ट ने। उस समय माना था कि लॉ, अगर जो भी लॉ है उस लॉ को आप चुनौती नहीं दे सकते। उनका कहना था कि बाद में जो अनुच्छेद 21 के तहत नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाई प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ की जो व्याख्या की गई है, उस व्याख्या में लॉ को भी जो है सो व्याख्यायित किया गया कि लॉ कैसा होना चाहिए। वो ऐसा ब्लैक लॉ नहीं होना चाहिए जो मनुष्य की आज़ादी को ख़त्म कर दे, पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को ख़त्म कर दे, और प्रोसीजर भी जस्ट एंड प्रॉपर होना चाहिए। बोले कि इसके आधार पे एडीएम जबलपुर के फैसले का अब कोई मायने मकसद नहीं रह गया है। उनका कहना था हो सकता है 20-30 साल बाद फिर किसी मुकदमे में यह बिंदु आए अनुच्छेद 370 को लेकर के, या जो जस्टिस लोकुर ने बिंदु उठाए हुए हैं उसको लेकर के, और वैसी दशा में यह फैसला पलट जाए का ये कहना था। क्योंकि ये संभव है ना कि अगर एक सरकार जो राज्य में है केंद्र के मन भावन नहीं होगी तो वह 356 लगा देगा, और राष्ट्रपति महोदय को ही प्रोक्लेमेशन करना 356 का, और राष्ट्रपति महोदय प्रोक्लेमेशन भी करेंगे और उनके अंदर ही सारी शक्ति असेंबली की आ जाएगी, और वही रिकमेंड भी करेंगे, अंतिम वही आदेश भी करेंगे, क्योंकि संसद का बना हुआ कानून उन्हीं के पास जाएगा, और फिर राज्य यूटी बन जाएंगे। और अगर अपनी मनपसंद सरकार बनाने की संभावना होगी फिर स्टेट हो जाएगा। ये तो संविधान के साथ उनका कहना है कि एक तरीके का बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा, जो उचित नहीं है, संघवाद के अनुसार उचित नहीं है, संविधान के अनुसार उचित नहीं है। और जो रीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर विचार करने की आवश्यकता थी, जो नहीं हो सका है, और इसलिए उनके लिए जस्टिस लोकुर के लिए वरीन है और नरीमान साहब के लिए तो डिस्टर्बिंग है। अब मेरे आपके सामने सब बातों को कहने का मतलब यही था कि आप भी इस पर विचार करें और इस पर सोचें कि इन लोगों की जो बात है कितनी सही और कितनी गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया है, अब तो कानून है, उसको तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन उसके क्या रिपरकशन भविष्य में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और फिर हमें एक डेमोक्रेटिक देश में, एक सेकुलर देश में, एक संविधान के अनुसार काम करने वाले देश में एक नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बात, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, कृपया लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।